वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10 की जो ट्वेल्थ सीरीज इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम जो पोइट्री सेक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। पोइट्री सेक्शन में हम जो आपकी पोएम नंबर 3 है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसे विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है, हम वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पोएम तो हमने डिस्कस की, तो आज हम इसकी जो समरी है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे पोएम यहाँ पे है व्हेन यू आर ओल्ड और इसे W.B. यीट्स ने लिखा है। तो हम इसकी आज क्या करेंगे, इसकी समरी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी समरी डिस्कस करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समरी के साथ साथ इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी ही वीडियो लेक्चर में। तो इसीलिए आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए आइए हम समरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, यानी जब आप बूढ़ी हो जाओगी, हैज बीन रिटन बाय एन एंग्लो आयरिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट विलियम बटलर यीट्स 13 जून 1865 टू 28 जनवरी 1939। यानी जो पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसे हैज बीन रिटन बाय एन एंग्लो आयरिश पोएट, जिसे एक एंग्लो आयरिश पोएट ने लिखा था। ये पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ लेसन में कि एंग्लो आयरिश पोएट क्या होता है। यानी ऐसा पोएट जो आयरिश में पैदा हो, जो आयरिश में पैदा हुआ हो और वो इंग्लिश में लिखता हो, तो उसे एंग्लो आयरिश पोएट कहते हैं। और ये एक ड्रामाटिस्ट भी था, यानी ड्रामाटिस्ट बोलते हैं जो ड्रामा लिखता है, जिसका नाम है विलियम बटलर यीट्स। और 13 जून 1865 को जो पैदा हुआ और 28 जून 1939 को इसका इंतकाल हुआ। द पोएम हैज एक्चुअली बीन टेकन फ्रॉम द रोज। ये पोएम है, ये एक्चुअली रोज से ली गई है। एड्रेस टू मुडगुन, जो मुडगुन को एड्रेस की है। रोज क्या है, ये इसकी पोइट्री का कलेक्शन है और इसी में से जो ये व्हेन यू आर ओल्ड पोएम है ये ली गई है। जो ये रोज है ये मुडगुन को एड्रेस की हुई है, यानी इसमें जो ये विलियम बटलर यीट्स है ये मुडगुन को मुखातिब करता है। पोइट्स बिलाउड, जो मुडगुन होती है ये पोइट की बिलाउड होती है, हु वाज एन आयरिश पेट्रियोटिक्स लेडी बट शी नेवर रिस्पोंडेड टू यीट्स लव। जो क्या होती है, एक आयरिश पेट्रियोटिक लेडी होती है, यानी आयरिश रिवोल्यूशनरी लेडी होती है, आयरिश इनकलाबी लेडी होती है जो आयरिश से मोहब्बत करती है, पेट्रियोटिक हुब्बुल वतनी होती है, एंड नेवर रिस्पोंडेड यीट्स लव, और जिसने कभी भी यीस्ट की मोहब्बत का रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी इसका जवाब नहीं किया, यानी यीस्ट की मोहब्बत का इसने कभी भी जवाब नहीं दिया। इन दिस पोएम द पोएट एड्रेस टू मुडगुन दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड। इस पोएम में क्या है, जो पोएट है ये एड्रेस करता है मुडगुन को और कहता है वन डे शी विल बिकम ओल्ड, कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी। हर हेयर्स विल टर्न ग्रे, उसके जो हेयर्स हैं वो ग्रे हो जाएंगे। शी विल फील स्लीपी, वो नींद महसूस करेगी। एंड विल बी अप्रोचिंग डेथ, और वो जब मौत की तरफ बढ़ जाएगी, यानी जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो वो मौत की तरफ अप्रोच करता है, यानी वो मौत की तरफ बढ़ता है, तो बुढ़ापे में फिर मौत आ जाती है। शी विल लूज सॉफ्ट लुक ऑफ हर आइज, यानी वो अपनी जो उसकी सॉफ्ट लुक है आइज की, वो उससे क्या करेगी, लूज करेगी। एंड विल स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम द फायर साइड, यानी आग के सामने अपना ज्यादा वक्त गुजारेगी, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को फिर सर्दी भी लगती है और वो ज्यादा आग के सामने बैठता है। शी should then take his Yeats book of poem and read it keenly। वो फिर ये कहता है कि वो यीट्स की, यानी उसकी किताब यानी यीट्स की किताब उठाएगी और फिर उसे पढ़ेगी। It will remind her of the days when she was young, यानी ये उसको उन दिनों की याद दिलाएगी जब वो क्या थी, जब वो यंग थी, बिल्कुल जवान थी, ब्यूटीफुल खूबसूरत थी, एंड स्ट्रॉन्ग। Her eyes were soft, graceful, उसकी जो आंखें थी वो सॉफ्ट थी, नरम थी और दिलकश थी, एक्स्ट्रा, यानी बहुत सारी इसमें इसकी तारीफ की हुई है। There were so many men who used to love her youthful charms and the external beauty। ये कहते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग थे जो उसकी यूथफुल के चार्म्स थे, यानी जो उसकी जवानी की दिलकशी थी वो उससे प्यार करते थे, एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, और जो उसकी बैरूनी ब्यूटी थी उससे प्यार करते थे। Some loved her beauty with true sentiment, while as others with false passion। Some loved her beauty with true sentiments, यानी कोई उसकी ब्यूटी से प्यार करते थे, उसकी खूबसूरती से प्यार करते थे सच्चे जज्बात के साथ, while as others with false passion, और कुछ उसकी ब्यूटी से प्यार करते थे गलत जज्बात से, यानी झूठे जज्बात से। But there is only one man, लेकिन ये कहते हैं कि एक ही आदमी है, that is the poet himself, कि वो पोइट खुद है, among her lovers, उसके लवर्स के बीच में, who loves her soul heart, वो उसकी रूह से प्यार करता है। He loves her from the core of his heart and his love is constant and undying। वो कहता है कि वो उससे दिल की गहराइयों से प्यार करता है,
कोर ऑफ हार्ट, यानी दिल के अंदरून से वो उससे प्यार करता है। एंड हिज लव इज कंसिस्टेंट एंड अनडाइंग, यानी उसकी जो मोहब्बत है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, एंड अनडाइंग, अनडाइंग का मतलब होता है जो कभी मरे ना, यानी एवरग्रीन, हमेशा के लिए जो उसकी लव थी वो हमेशा के लिए थी उसके साथ। ही लव्स हर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी वो कहता है कि वो उससे प्यार करता था जिंदगी के हर स्टेज पे। इवन व्हेन द सॉरो एंड ग्रीफ ड्रॉन्स अपॉन हर फेस, यानी ये कहता है ये उसे तब भी प्यार करता था जब उसके चेहरे पे मायूसी होती थी, अफसोस होती थी, या कभी कोई ग्रीफ या गम होता था। Those who loved her youthful charms and external beauty would have disappeared with the passage of time, यानी वो जो उसकी जवानी की दिलकशी से मोहब्बत करते थे, चार्म्स बोलते हैं दिलकशी को, एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, और बैरूनी खूबसूरती से, और बैरूनी खूबसूरती से जो मोहब्बत करते थे, would have disappeared with the passage of time। passage of time का मतलब होता है वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या हो गए हैं, वो disappeared हो गए हैं। disappeared का मतलब होता है गायब हो गए हैं। there will be only one poet, ये कहता है कि सिर्फ वहां पे सिर्फ एक ही पोइट है, W.B. Yeats, यानी पोइट खुद का कह रहा है, whose love will never fade away, यानी इसकी मोहब्बत कभी भी जाया होने वाली नहीं है, यानी इसकी मोहब्बत कभी गायब होने वाली नहीं है, बिकॉज his love is not based upon the physical charm, क्योंकि इसकी जो मोहब्बत है ये फिजिकल चार्म्स पे, यानी जिस्मानी दिलकशी पे ही मबनी नहीं है, यानी इसकी बुनियाद फिजिकल चार्म्स पे नहीं है, यानी इसकी बुनियाद जिस्मानी दिलकशी पे नहीं है, बट ऑन स्पिरिचुअलिटी, लेकिन इसकी बुनियाद किस पे है, रूहानियत पे, यानी ये इसकी रूह से प्यार करता है, इसकी फिजिकल चार्म से ये प्यार नहीं करता है। शी विल देन रियलाइज द वर्थ ऑफ पोएट्स लव, तब वो जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब उसे एहसास होगा। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, पोएट की मोहब्बत का तब उसे क्या होगा, एहसास होगा, यानी रियलाइज बोलते हैं एहसास होने को, और वर्थ बोलते हैं कीमत को, तब उसे इसकी कीमत, इसकी मोहब्बत की कीमत का एहसास होगा। फॉर हर, उसके लिए, कि उसके लिए उसकी कितनी ज्यादा मोहब्बत थी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, he would have departed from this mortal world, यानी वो इस फानी दुनिया से क्या हुआ होगा, डिपार्ट हुआ होगा। डिपार्ट का मतलब होता है जुदा हुआ होगा, यानी उसने ये फानी दुनिया छोड़ दी हुई हो। तो ये थी इसकी समरी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, यानी पोएम में जो जर्नी है, जो सफर है, जो ये जर्नी है, सफर है कहाँ से, ओल्ड से लेकर, यूथ से लेकर ओल्ड तक, इसमें इस सफर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी जो जर्नी है, जो सफर है जवानी से बुढ़ापे की उम्र तक का, उससे इन द पोएम डिस्क्राइब्ड इज फुल ऑफ, यानी जो इस पोएम में इस सफर को डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी ये उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। यानी होता भी यही है, जवानी में चढ़ाव होता है, अप्स होता है, और बुढ़ापे में डाउन्स होता है, डाउन हो जाता है ये सफर। यानी जवानी में इंसान खूबसूरत होता है, हर कोई उससे प्यार करता है, लेकिन बुढ़ापे में फिर वो जो फिर बुढ़ापे में ऐसा नहीं रहता है, बुढ़ापे में फिर डाउन ही डाउन होता है। यूथ इज अ टाइम ऑफ जॉय, यहाँ पे ये कहता है कि जो यूथ है ये जॉय करने का वक्त होता है, खुशी मनाने का वक्त होता है, लव का होता है, स्ट्रेंथ यानी ताकत का होता है, एक्स्ट्रा। लाइफ सीम्स टू बी स्वीट एंड चार्मिंग, और यूथ में क्या होता है, जो जिंदगी होती है वो मीठी लगती है और दिलकश लगती है। वी ऑल हैव अराउंड एडमायरर्स एंड लवर्स, हमारे इर्द, हम सब के इर्द गिर्द क्या होते हैं, तारीफ करने वाले। एडमायरर का मतलब होता है तारीफ करने वाले, लवर्स का मतलब होता है मोहब्बत करने वाले। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, दे ऑल डिसअपियर वैनिश, यानी वो सारे गायब हो जाते हैं, यानी यूं कहें तो खत्म हो जाते हैं। व्हेन वी एंटर द ओल्ड एज, जब हम बुढ़ापे में दाखिल होते हैं, वी लूज स्ट्रेंथ, हम अपनी ताकत को खो देते हैं। और हेयर टर्न ग्रे, हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं, ये फिर ग्रे हो जाते हैं, यानी सफेद हो जाते हैं, इन पे सफेदी आ जाती है, ग्रे हो जाते हैं। एंड वी लूज सॉफ्ट लुक ऑफ आवर आइज, और हमारी आंखों की जो सॉफ्ट लुक है हम उससे भी खो देते हैं। वी फील स्लीपी, हम नींद महसूस करते हैं। एंड लाइफ सीम्स टू बी लिस्टलेस विदाउट इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, यानी हमें अपनी जिंदगी लिस्टलेस लगती है, बेकार लगती है, बगैर जज्बात के, बगैर सेंटिमेंट्स के। देयर आर व्रिंकल्स एवरीवेयर, हर जगह पे क्या होती है, व्रिंकल्स होती है। व्रिंकल्स बोलते हैं झुर्रियां पड़ जाती हैं, यानी हमारे चेहरे पे, हमारे जिस्म पे, हर जगह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऑन आवर फेस, हमारे चेहरे पे। एंड वी लूज चार्म, और हम दिलकशी को खो देते हैं इन एवरी रिस्पेक्ट, हर लिहाज से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन्स, यानी फुल ऑफ स्लीप जो है फ्रेज, यहाँ पे एक फ्रेज है फुल ऑफ स्लीप, इसका क्या मतलब है। द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन्स अप्रोचिंग डेथ
which actually means laziness and weakness that comes naturally in human beings with the passage of time। यानी इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ स्लीप का मतलब क्या होता है कि जब हम मौत की तरफ बढ़ते हैं, जब हम मौत की तरफ जाते हैं बुढ़ापे में, विच एक्चुअली मीन्स लेजीनेस। इसका जो असल मायना क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें सुस्ती आती है, लेजीनेस होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी आती है, दैट कम्स नेचुरली, और ये कुदरत की तरफ से होता है। इसमें ह्यूमन बींग्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी जो ही वक्त गुजरता है, उम्र गुजरती है, तो वीकनेस आती है, ये कुदरती तौर पे इंसानों में आती है, लेजीनेस होती है। इसी को शायर ने कहा है, ये तो इसके बदले यहाँ पे शायर ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, दैट इज फुल ऑफ स्लीप। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ इज पोइट्स लव डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि पोइट की मोहब्बत दूसरों से कैसे मुख्तलिफ होती है। द पोइट्स लव इज डिफरेंट फ्रॉम दोज who also loved his beloved in a way that this love is not based on Mudgun's youthful charms and external beauty, but this love for her is based on spirituality। यानी यहाँ पे क्या है कि जो पोइट की लव होती है वो मुख्तलिफ होती है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। वो ऑल्सो लव्ड हिज beloved, जो इसकी महबूबा से प्यार करते हैं, यानी वो भी इसकी महबूबा से प्यार करते हैं, इन अ वे दैट, यानी इस तरीके से, दैट हिज लव इज नॉट बेस्ड ऑन मुडगुन्स यूथफुल चार्म, कि जो पोइट की मोहब्बत होती है वो उसकी बुनियाद इस चीज पे नहीं होती है कि वो मुडगुन की यूथफुल चार्म से, यानी उसकी जवानी की दिलकशी से मोहब्बत करता है, या उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से। जैसा कि दूसरे जो लवर्स होते हैं वो उसकी यूथफुल चार्म से और एक्सटर्नल ब्यूटी से मोहब्बत करते हैं, बट दिस लव फॉर हर इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उसकी जो ये मोहब्बत उसके लिए होती है, इसकी बुनियाद होती है स्पिरिचुअलिटी पे, न कि यूथफुल चार्म्स पे और एक्सटर्नल ब्यूटी पे। दिस लव इज फॉर रीचिंग ए लव्स हर सोल which means heart from the core of his heart। यानी जो ये मोहब्बत होती है ये कहाँ तक पहुंच जाती है कि वो उससे उसके सोल से प्यार करता है, और वो उसके सोल से प्यार करता है दिल की गहराइयों से। while as others love her youthful charm, जबकि जो दूसरे होते हैं वो उसके यूथफुल चार्म से प्यार करते हैं, और उसकी जो ब्यूटी होती है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ हर फेस, उसके चेहरे की जो मोहब्बत होती है उससे प्यार करते हैं। दे ऑल डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड ओनली द पोइट्स लव इज ट्रू, और सिर्फ जो पोइट की मोहब्बत होती है वो सही साबित होती है। एंड ट्रू का मतलब होता है साबित होना, एंड कॉन्स्टेंट अनचेंजेबल, यानी वो लगातार रहती है, यानी इसका मतलब होता है अनचेंज, कभी तब्दील नहीं होती है। व्हाट इज मुडगुन रिमाइंडेड ऑफ इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में मुडगुन को क्या याद दिलाया जाता है, रिमाइंड क्या उसे कराया जाता है। तो इसका जवाब है, इन दिस पोएम Mudgun, who is poet's beloved, is reminded of the day when she will become old, her hairs will turn grey। यानी इस पोएम में मुडगुन को ये जो पोएट की बिलावड होती है उसे ये रिमाइंड कराया जाता है कि एक दिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके जो हेयर्स हैं वो ग्रे हो जाएंगे, यानी उसको उस दिन की याद दिलाई जाती है जिस दिन वो क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, और उसके जो हेयर हैं वो ग्रे हो जाएंगे। शी विल लूज सॉफ्ट लुक ऑफ हर आइज, यानी वो अपनी आंखों की जो नर्म लुक है वो खो देगी। एंड विल फील स्लीपी, और वो जब स्लीपी यानी नींद जब वो महसूस करेगी। दोज हु लव्ड हर यूथफुल चार्म, वो जो उसकी यूथफुल चार्म से प्यार करते हैं, एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, और बैरूनी खूबसूरती से, वुड हैव ऑल गॉन, वो सारे के सारे चले जाएंगे। द पोइट्स बुक ऑफ पोएम्स विल देन रिमाइंड हर वर्थ वैल्यू ऑफ हिज ट्रू लव फॉर हर इन हर ओल्ड एज, हुज लव इज कॉन्स्टेंट एंड अनडाइंग। तो क्या होगा फिर, जो पोइट की जो ये पोएम्स की जो ये बुक है, तब वो इसको याद दिलाएगी, किस चीज की याद दिलाएगी, द वर्थ ऑफ हिज ट्रू लव, यानी उसकी सच्ची मोहब्बत की वैल्यू की, उसकी सच्ची मोहब्बत की कीमत की, फॉर हर, उसके लिए, इन हर ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे में, हुज लव इज कॉन्स्टेंट एंड अनडाइंग, कि जो उसकी मोहब्बत होगी वो मुसलसल होगी और अनडाइंग होगी, यानी न खत्म होने वाली। तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, What one man loved the pilgrim soul in you, explain। यानी एक आदमी जो आपके पिलग्रिम सोल से भी प्यार करता है, आपने इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। But one man loved the pilgrim soul in you, which that comes in the second quatrain in the William Butler Yeats poem। यानी विलियम बटलर की जो पोएम है उसका जो दूसरा क्वाट्रेन है, क्वाट्रेन बोलते हैं 4 लाइन को हम क्वाट्रेन बोलते हैं, यानी एक तो पहली 4 लाइनें हैं और उसके बाद जो दूसरी 4 लाइनें हैं, यानी सेकंड जो क्वाट्रेन है उसमें W.B. Yeats यानी विलियम बटलर यीट्स अपनी पोएम में ये बात कहता है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, यानी जो पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, उसमें ये कहता है, हैज अ वास्ट एंड डीप मीनिंग, यानी इसकी वास्ट, वसी और डीप यानी गहरी मीनिंग है। इन द लाइट ऑफ ट्रू लवर, यानी जब हम ट्रू लवर्स की बात करते हैं, व्हेन
द पोइट्स बिलाउड मुडगुन was in her prime youth. She was having so many lovers among whom the poet was one. यानी ये बात करता है पोइट की जवानी की, उसके प्राइम टाइम की बात करता है, उसके प्राइम यूथ की बात करता है. शी वॉज हैविंग सो मनी, तब क्या बोल रहा है कि उसके बहुत सारे लवर्स थे और मैं भी उनमें से एक था. ऑल एक्सेप्ट द पोएट लव्ड हर फिजिकल चार्म्स एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. लेकिन बोलता है ऑल, सब एक्सेप्ट द पोएट, बगैर पोएट के. एक्सेप्ट द पोएट का मतलब होता है बगैर पोएट के. लव्ड हर फिजिकल चार्म, वो सारे उसकी जिस्मानी दिलकशी से प्यार करते थे, एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसअपियर्ड, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारे गायब हो गए. बिकॉज देयर लव वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, क्योंकि उनकी जो मोहब्बत थी वो मुसलसल नहीं थी, और उनकी मोहब्बत अनडाइंग नहीं थी, वो डाइंग थी, मरने वाली थी, खत्म होने वाली थी. बट इट इज द पोएट्स लव फॉर मुडगुन. लेकिन बोलता है कि ये पोएट की ही मोहब्बत है किसके लिए, मुडगुन के लिए. विच इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, जो जिसकी बुनियाद किस पे है, रूहानियत पे है. ही लव्स हर प्योर सोल, वो उसके प्योर सोल से मोहब्बत करता है, और द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी अपने दिल की गहराई से. एंड दिस लव इज अनचेंज्ड एंड अनडाइंग, और जो ये मोहब्बत है ये कभी भी तब्दील होने वाली नहीं है और कभी मरने वाली नहीं है. ही नॉट ओनली लव्स हर यूथफुल चार्म्स, वो सिर्फ उसके यूथफुल चार्म्स से ही प्यार नहीं करता है, बट हर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, लेकिन उसकी जिंदगी के हर एक स्टेज में वो उससे प्यार करता है. When the sorrows and grief dawns upon her face, तब भी उससे प्यार करता है जब उसके चेहरे पे जब उसके चेहरे पे सॉरोज और ग्रीफ आ जाएगा, यानी उसके चेहरे पे जब मुसीबत और गम आ जाएगा, तब भी वो उससे क्या करेगा, तब भी वो उससे प्यार करता है. तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 150 to 200 words on the emotions portrayed in the poem. यानी जिन इमोशंस की उसने कलमी तस्वीर पोर्ट्रे किया है, किसमें कलमी तस्वीर पोएम में उसने दी हुई है, वो उन जज्बात को आपने 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है, उस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. तो ये रहा इसका जवाब. विलियम बटलर हीट्स द कंपोजर ऑफ द पोएम, यही कंपोजर होता है पोएम का, यानी पोएम को लिखने वाला यही होता है. और पोएम कौन सी है, व्हेन यू आर ओल्ड. बिलीवर्स इन स्पिरिचुअल लव, ये स्पिरिचुअल लव में यकीन रखता है, रादर देन फिजिकल, यानी फिजिकल जो जिस्मानी लव होती है उसके बरक्स. इट्स अ लव लायरिक, जो ये पोएम है ये लव लायरिक है, यानी इसमें मोहब्बत के बारे में ये जो नज़म है, जो ये पोएम है, ये जो लायरिक है, ये मोहब्बत के बारे में है, तो इसे हम लव लायरिक बोलते हैं. लव लायरिक वो पोएम होती है जिसमें मोहब्बत के बारे में लिखा जाता है. इन विच यीट्स एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस इंटेंसिवली, जिसमें यीट्स ने अपने जो गहरे जज्बात हैं उनका इजहार किया है. रिगार्डिंग हिज अनरिक्वाइटेड लव, यानी इसने जो इसके जो जज्बात हैं ये अनरिक्वाइटेड लव के बारे में है, यानी एक तरफा मोहब्बत के बारे में जो इसके जज्बात हैं उनको इसने इस पोएम में उनका इजहार किया है, उन्हें एक्सप्रेस किया है. द पोएम इज एड्रेस्ड टू मुडगुन, जो ये पोएम है ये इसने एड्रेस किया है मुडगुन को, यानी मुडगुन को इसने इस पोएम में मुखातिब किया है. द पोएट्स बिलावड, जो पोएट की बिलावड होती है, जो पोएट की महबूबा होती है, हु वाज एन आयरिश पैट्रियोटिक लेडी, जो आयरिश पैट्रियोटिक लेडी होती है, यानी आयरिश रिवोल्यूशनरी, आयरिश इनकलाबी लेडी होती है. बट नेवर रिस्पॉन्डेड टू यीट्स लव, लेकिन उसने कभी भी यीट्स की मोहब्बत का रिस्पॉन्ड नहीं किया है. He was madly in love with her, वो उससे पागलों की तरह प्यार करता है. And leaves no stone unturned to convince his beloved, और अपनी beloved को मनाने के लिए वो कोई भी कसर बाकी नहीं रखता है. Leaves no stone unturned का मतलब होता है कोई भी कसर बाकी न रखना. That he loves her from the core of his heart, कि वो उससे अपने दिल की गहराइयों से क्या करता है, मोहब्बत करता है. core of heart यानी दिल की गहराइयों से. The poet becomes emotional, जो पोएट होता है ये यहाँ पे इमोशनल हो जाता है. एंड says to his beloved that one day she will lose her external beauty and those who used to admire and love her when she was in her prime youth, और कहता है कि जब एक दिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी, and will lose her external beauty, और अपनी एक्सटर्नल जो ब्यूटी है उसे खो देगी. and those who used to admire her, और वो जो उसकी तारीफ करते थे, and love her, और वो उससे मोहब्बत करते थे, when she was in her prime youth, जब वो अपनी जवानी में थी, would have all gone, वो सारे चले जाएंगे. with the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ, because their love would not be constant, क्योंकि and undying, क्योंकि उनकी जो मोहब्बत है वो कांस्टेंट नहीं होगी, और उनकी जो मोहब्बत है वो अनडाइंग नहीं होगी, यानी न खत्म होने वाली मोहब्बत नहीं होगी. इट विल बी देन ओनली यीट्स लव, ये सिर्फ क्या होगी, यीट्स की मोहब्बत होगी. दैट विल प्रूव अनचेंज्ड एंड अनडाइंग, जो क्या साबित होगी कि वो अनचेंजिंग है और अनडाइंग है, यानी न खत्म होने वाली. एंड ऑल हिज लव फॉर मुडगुन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, और मुडगुन के लिए जो उसकी मोहब्बत होगी उसकी बुनियाद किस पे होगी, स्पिरिचुअलिटी, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, यानी रूहानियत पे उसकी बुनियाद होगी. ही लव्स हर एट एवरी एंगल ऑफ लाइफ, यानी वो जिंदगी के हर एंगल से उससे मोहब्बत करता है. व्हेन इवन व्हेन
शी वॉज इन ग्रीफ, यानी वो तब भी उससे मोहब्बत करता है जब वो किस में होगी, ग्रीफ में होगी या सारो में होगी, यानी जब गम में होगी या मुसीबत में होगी या अफसोस में होगी। शी विल देन रियलाइज द वर्थ ऑफ इट्स ट्रू एवरग्रीन लव, तब वो रियलाइज करेगी इट्स की सच्ची और सदाबहार मोहब्बत का, पर हर उसके लिए, यानी उसके लिए जो उसकी सदाबहार और सच्ची मोहब्बत होगी, तब उससे उसका क्या होगा, एहसास होगा, रियलाइज होगा। एंड विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लव लवर, तब वो डिफरेंशिएट करेगी, तब वो फर्क करेगी कि सच्ची और झूठी मोहब्बत क्या होती है, या सच्चे और झूठे आशिक क्या होते हैं। तो अब हम आते हैं लर्निंग लिटरेरी डिवाइस, यानी लिटरेरी डिवाइस की तरफ अब हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम, यानी पोएम में कौन कौन सी इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है। इमेजेस आर द पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन द माइंड बाय द यूज ऑफ टिपिकल वर्ड्स, यानी जब हम टिपिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तब दिमाग में, माइंड में जो पिक्चर्स प्रोड्यूस होती हैं, जो तस्वीरें प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें हम इमेज कहते हैं। विलियम बटलर यीट्स हैज यूज्ड सो मेनी इमेजेस इन हिज पोएम, विलियम बटलर यीट्स ने अपनी पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, यानी जो उसकी पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें बहुत सारी इमेजेस का क्या किया, इसने इस्तेमाल किया है। विच आर एज, जो ये हैं, नोडिंग बाय द फायर, यानी आग के सामने सर हिलाना, यानी इसका मतलब होता है कि इसने यहाँ पे एक टिपिकल वर्ड इस्तेमाल किया है, नोडिंग बाय द फायर, यानी आग के सामने सर को हिलाना। तो ये इस चीज की तरफ इशारा करता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे नींद आती है, कमजोर पड़ जाता है, तब वो आग के सामने बैठता है, उसे सर्दी लगती है और उसे नींद आती है, तो नींद आती है, फिर उसका सर नीचे हो जाता है, फिर वो होशियार हो जाता है, फिर वो नीचे हो जाता है। ऐसे ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक, यानी जवानी में जब सॉफ्ट लुक होती है उसका ख्वाब देखना, बुढ़ापे में फिर उसका ख्वाब देखते हैं इंसान कि अब वो मेरी सॉफ्ट लुक, मेरी आंखों की जो सॉफ्ट लुक थी वो नहीं रही। डीप शेडोज ऑफ द आईज, ऐसे ही यानी आंखों का गहरा जो साया होता है। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, यानी खुशी के लम्हात, ऐसे ही ये मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस ये जवानी में होते हैं। द पिलग्रिम सोल, यानी पिलग्रिम सोल यानी यात्री रूह, यानी जब इंसान मर जाएगा तो उसकी रूह पिलग्रिम यानी वो चली जाएगी, तो इसके लिए इसने पिलग्रिम सोल का इस्तेमाल किया है, यानी इंसान के जिस्म में इसकी रूह रहने वाली हमेशा के लिए नहीं है। द ग्लोइंग बार्स, ऐसे ही यानी चमकती हुई सुलाखें। क्राउड ऑफ स्टार्स, सॉरो एंड चेंजिंग फेसेस, तो ये कुछ इमेजेस हैं जो पोएट ने इस पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इसमें इस्तेमाल की हुई हैं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, यानी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। यानी राइमिंग स्कीम तो आपको पता है कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, यानी जो भी लाइन है वर्स, जो भी पोएम्स की लाइनें हैं, जो उन लाइन्स के जो लास्ट वाले वर्ड हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मिलते हैं। अगर पहले वाले दो मिलते होंगे तो उन्हें हम ए कहते हैं, यानी उन्हें हम ए कहते हैं, और दूसरे दो अगर मिलते होंगे तो वो बी कहते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि पहले वाला और लास्ट वाला मिलता है और बीच वाले दो मिलते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, ए बी बी ए। तो आइए हम देखते हैं कि पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है। अ 4 लाइन वर्स स्टेंजा राइमड और अनराइमड इज कॉल्ड क्वार्टेट, यानी एक 4 लाइन की जब वर्स होती है या स्टेंजा, चाहे वो राइमड हो, उसके लास्ट वाले वर्ड की आवाज आपस में मिलती हो या न मिलती हो, यानी अनराइमड हो, तो उसे हम क्वार्टेन कहते हैं। तो क्वार्टेन क्या होती है, क्वार्टेन होती है जब ऐसी यानी 4 लाइन को, जब 4 लाइनें हो, 1 2 3 4, यानी पोएम की जो 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनों वाली पोएम, उसको हम क्वार्टेन कहते हैं। तो एक पोएम में बहुत सारे क्वार्टेन हो सकते हैं। द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, पोएम व्हेन यू आर ओल्ड हैज 3 क्वार्टेन। तो ये पोएम जो है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें 3 क्वार्टेन है, यानी पहले वाला क्वार्टेन उसमें 4 लाइनें हैं, ऐसे दूसरे वाला उसमें भी 4 लाइनें हैं, ऐसे तीसरे वाला उसमें भी 4 लाइनें हैं। इट्स राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, जो पहला क्वार्टेन है उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, यानी पहली वाली लाइन का लास्ट का वर्ड और लास्ट वाली लाइन का लास्ट वाला वर्ड आपस में क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ऐसे जो बीच वाली 2 लाइनें हैं, इनके भी जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं उनकी आवाज आपस में मिलती है, उनकी साउंड आपस में मिलती है। तो ऐसे ही हम राइमिंग स्कीम देते हैं। ऐसे जो दूसरा क्वार्टेन है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है सी डी डी सी, यानी ये और ये, इनके लास्ट वाले वर्ड्स की जो साउंड है वो मिलती है और इन वाले दो की लास्ट वाले वर्ड्स की साउंड मिलती है। ऐसे ई एफ एफ ई, उनमें भी ऐसा ही है, ई एफ एफ ई, इन दो की मिलती है और इन दो की जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं उनकी साउंड आपस में मिलती है। विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी क्वार्टेन राइम विद द फोर्थ लाइन एंड द सेकंड लाइन ऑफ एवरी क्वार्टेन राइम विद द थर्ड लाइन, यानी
इसका मतलब ये है कि जो पहली लाइन है हर कॉटन की वो राइमी है विद इट्स फोर्थ, चौथी लाइन के साथ। पहली वाली की क्या होती है, हर किसी में पहली वाली लाइन की राइमी चौथी से मिलती है, पहली वाली लाइन की जो राइमी है वो चौथी वाली लाइन से मिलती है, और जो दूसरी है उसकी तीसरी के साथ राइमी आपस में मिलती है। तो क्वाट्रेन में ऐसा ही है। तो आपको समझ आया होगा कि क्वाट्रेन किसको कहते हैं, और आपको ये भी समझ आया होगा कि राइमी स्कीम को हम कैसे देखते हैं। तो इसी के साथ जो ये पोएम है, इसकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।